हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या IAS पाथ में। आज हम जो है हिंदी की क्लास लेंगे आपकी बोर्ड से रिलेटेड, ताकि 2024 जो बोर्ड का एग्ज़ाम है परसों में, तो उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। मैक्सिमम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें कम से कम 80 नंबर का कंटेंट होगा, ठीक है ना। तो सामान्य हिंदी में जो है सबसे पहले देख लेते हैं किस किस पोर्शन को पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है, ठीक है भाई। पहली चीज़ है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। तो गद्य साहित्य का विकास यानी कि 5 MCQ मिलेंगे आपको, 5 नंबर का एक MCQ। फिर पद साहित्य का विकास है, ये भी 5 नंबर का मिलेगा। फिर गद्यांश आएगा 10 नंबर का। फिर पद्यांश में से भी कितने मार्क्स आएगा, 10 का। जीवन परिचय 2 आएंगे, लेखक का और कवि का। ये जो मैं बता दूंगा आपको वही मिल जाएंगे, 5 और 5 नंबर के हो जाएंगे। कहानी जो है उसमें आपको सिर्फ एक ही कहानी याद करनी है, पंचलाइट, जो कि 5 नंबर की रहेगी, ये भी बता देंगे। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर या तो कर्ण का चरित्र चित्रण आ जाए, या श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आ जाए, या फिर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम अष्टम सप्तम 7 सर्ग हैं, ये सर्ग में से कोई एक आ जाए, ठीक है ना। 5 नंबर के ही हैं, इसमें मैं आपको बिल्कुल फिक्स बता दूंगा कि ये आएगा, ठीक है नहीं, क्लियर है। फिर उसके बाद में अनुवाद में है गद्यांश और पद्यांश, ठीक है ना। 7-7 नंबर के आएंगे दोनों का। एक गद्यांश का संस्कृत अनुवाद करना पड़ेगा और एक पद्यांश का करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। मुहावरे कितने हैं भाई, 2 नंबर के आएंगे। रस, छंद और क्या है, अलंकार। 2 2 2 यानी कि कितना हो गया टोटल, 6 मार्क्स से हो गए, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। फिर पत्र लेखन कितने का आ गया आपका, 6 मार्क्स का आ गया। और निबंध कितने नंबर का आपका, 9 नंबर का है। निबंध में सबसे ज्यादा तो पर्यावरण के ऊपर आ सकता है, या फिर जनसंख्या विस्फोट के ऊपर आ सकता है, बेरोजगारी की क्या समस्या है, या फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है ना, इसके ऊपर भी आ सकता है। तो शुरुआत जो करते हैं हम अपने पहले पोर्शन जो हमने देखा था यहाँ पर, दैट इज हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इससे करते हैं, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन से करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जो है हर साल एवरी ईयर आ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 या 7 क्वेश्चन हम ऐसे लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, ना सीखे तो पाख्यान रचना के लेखक कौन है। ना सीखे तो पाख्यान, पहला क्वेश्चन है, ना सीखे तो पाख्यान, इसके रचयिता बताना है। रचयिता, ना सीखे तो पाख्यान के रचयिता बताइए भाई, जिसे पता हो स्टूडेंट को, बोलिए। ना सीखे तो पाख्यान के रचयिता कौन है, बोलिए। ऑप्शन बताने पड़ेंगे, मैंने ऑप्शन की बता दो बस। सदल मिश्र, कौन है, सदल मिश्र। ये क्वेश्चन इस तरह के हैं, इन्हें आप बिल्कुल डायरेक्टली याद कर लीजिए, सीधा ही याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें ये मत सोचिए कि भाई ऑप्शन से याद करूंगा, क्योंकि ये कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दूसरा है सेकंड, एक तो ये हो गया हमारा ना सीखे तो पाख्यान। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है चिंतामणि। चिंतामणि के रचयिता कौन है, चिंतामणि। चिंतामणि, चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है, कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो बता सकता है चिंतामणि के रचयिता। तो इसके रचयिता है शुक्ल जी। शुक्ल जी, शुक्ल जी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्ल जी कौन है। तो शुक्ल जी है आपके एक, जैसे कि आलोचक हैं। आलोचक उसको बोलते हैं जो आलोचनाएं लिखते हैं, ठीक है ना। किसी भी कोई भी स्टोरी, कहानी, निबंध कुछ भी लिखा होता है किसी के द्वारा, तो उसकी आलोचना करते हैं कि ठीक लिखा है, गलत लिखा है। तो शुक्ल जी का एक अपना खुद का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। शेखर एक जीवनी, तीसरा क्वेश्चन है, किसने लिखा है, शेखर एक जीवनी। तो इनका भी अपना एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने लिखा है, शेखर एक जीवनी। एक जीवनी, तो इसके रचयिता जो है, इसको जिन्होंने लिखा है वो है अज्ञे। इनका नाम अपने आप में एक निबंध की तरह है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो पूरा नाम याद करने में तो जो है इनका समय लग जाएगा, आपको खाली अज्ञे से याद रख लीजिएगा। तो अज्ञे ने जो है ये लिखा है। उसके बाद में क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके रचयिता हैं अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। और अपना हम इसमें जो लास्ट क्वेश्चन लेंगे, दैट इज ये 5 क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, these are the super important questions for your examinations. You don't need to go beyond it. इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हरीश चंद्रिका,
के संपादक थे हरीश चंद्रिका के? हरीश चंद्रिका, हरीश चंद्रिका के संपादक, संपादक यानी कि जो उसको छाप रहे हैं, हरीश चंद्रिका यानी कि मैगजीन होती थी तो उसको छाप, तो नाम से ही पता चल गया होगा, इनके नाम में आ रही है हरीश चंद्रिका यानी कि हो गए इसके जो लेखक है वो है हरीश चंद्र, भारतेंदु हरीश चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरीश चंद्र। तो ये इसके संपादक भारतेंदु हरीश चंद्र, भारतेंदु हरीश चंद्र। ठीक है भाई, तो ये 5 क्वेश्चन तो हो गए आपके किसमें? गद्य साहित्य में। अब आ जाएंगे हम किसमें? पद साहित्य में या पद में देखेंगे 5 क्वेश्चन, उसमें 5 इसमें से आएंगे, 5 आएंगे पद वाले पोर्शन में से। तो पद वाले पोर्शन को देखते हैं भाई, इसके 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि एग्जाम में कंफर्म आपको जो है दिखाई देंगे, हम वही ले रहे हैं। ठीक है, तो पद साहित्य में देखेंगे गद्य के बाद में। पद साहित्य से देखेंगे, तो पद से देखते हैं। पद से पहला क्वेश्चन नंबर 1। टोटल 10 क्वेश्चन आने हैं गद्य से और पद से, एमसीक्यू में बनेंगे क्वेश्चन, बट मैं तो डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रिय प्रवास इसके लेखक कौन है? तो एक नंबर 1 लिखेंगे प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इसके लेखक है हरिओद। हरिओद नाम याद रखना आपको, हरिओद। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? हरिओद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला है लहर, किसने लिखा है? लहर जो है छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने लिखी है। लहर रचना है लहर, तो लहर और लिखी किसने? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद लहर इन्होंने लिखा है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नाव में कितनी बार? तो इनका नाम एक बार पहले भी आ चुका है, अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इसके जो है कवि हैं जिन्होंने इसको लिखा। ठीक है ना, आफ्टर दैट उसके बाद में यामा है, यामा, तो ये यामा, और यामा लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा कवियत्री थी। ठीक है, ये लिखा है किसने? महादेवी वर्मा ने। तो दैट इज आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि लिखा है, जो है चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध ने लिखा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये लिखा है मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो हमने 5 क्वेश्चन ये बताए। ठीक है ना, गद्य वाले साहित्य में से 5 बताए हैं, पद वाले साहित्य में से, दैट इज इनफ। तो ये 10 नंबर के हो गए टोटल आपके 5 क्वेश्चन। उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ आपको कि गद्यांश करने कौन कौन से हैं, उन्हीं में से आपको जो है आपके पेपर में दिखाई दे जाएंगे। ठीक है ना, गद्यांश पर आधारित। गद्यांश टोटल वैसे कितने नंबर के थे अगर देखा जाए तो? गद्यांश 10 नंबर के हैं और पद्यांश भी कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के। तो ये दोनों हम बता देंगे भी कि कौन सा गद्यांश आपको करना है एग्जाम में और कौन सा नहीं करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर किस तरीके से करेंगे तो समझ लेंगे। तो गद्यांश वाला क्वेश्चन देखना पर आधारित प्रश्न उत्तर, आधारित प्रश्नोत्तर। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे भाई, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पर पहला चैप्टर है आपका राष्ट्र का स्वरूप। चैप्टर 1 कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप। सबसे पहले कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर जो है इसके रचयिता कौन है। कोई बताएगा इसका रचयिता कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वेरी गुड। तो इसको और इसके रचयिता या इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये इसके रचयिता है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें आपको वो 2 ही करने हैं पूरे चैप्टर में से, तो याद करने का है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इसमें बहुत बड़ा एक मतलब पैराग्राफ दे रखा है, बहुत बड़ा जो है इसमें गद्यांश दे रखा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वे अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के
पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक हो गए उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वे निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के उद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं याद होगा। तो क्वेश्चन को याद करने का तरीका सबसे पहले तो यह है कि आप स्टार्टिंग के जब कोई क्वेश्चन याद करें तो इसमें खास तौर से गद्यांश में तो पठित गद्यांश है, क्योंकि आपके सिलेबस से आ रहा है तो पठित हो गया। एक आता है बिना पढ़ा हुआ आपका, ए पठित बोलते हैं उसको, तो ये तो पठित है, तो उसको याद करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे कि इसकी जो ये पूरा पूरा गद्यांश आपको दिया हुआ है, इसकी पहली लाइन देख लो। पहली लाइन है भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो यहाँ पर पहली लाइन लिख लेंगे क्वेश्चन की, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, किया है। फिर डेश लगा के इसकी लास्ट की लाइन याद रख लेंगे। लास्ट की लाइन है महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, आवश्यक धर्म है। ऐसे याद करें। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे, ये है सबसे पहला। तो पहला इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें से देखेंगे कि भाई एक तो पाठ का नाम और लेखक का नाम। लेखक का नाम सबसे पहला क्वेश्चन आपको से मिला। पाठ का नाम आपको पता चल गया राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम भी लिखा हुआ है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये जो व्याख्या करने वाला पोर्शन आता है ना, यहाँ पे कहते हैं इसमें रेखांकित अंश की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा भैया, इसको ऐसे कीजिए आप, इसको तुम्हें अपने शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है? अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वे निर्मूल होती है, यानी कि जो देशभक्ति जमीनी लेवल से ना जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, वो निर्मूल है, वो बेकार है। वो क्या है? बेकार होती है, ठीक है ना। राष्ट्रीय की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, कह रहा है कि देश के प्रति जितनी ज्यादा वफादारी होगी उतना अच्छा है। जितनी गहरी जड़ें देश में आदमी की जमी होगी किसी इंसान की, वो अच्छा है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या करना है आपको, अपने अकॉर्डिंग लिखना है। कैसे लिखना है? अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, अपनी भाषा में कन्वर्ट करके तब आपको लिखना है। बात समझ में आ गई हो? ये सारा का सारा पोर्शन ऐसे ही होगा। गद्यांश पद्यांश का कोई दूसरा एक वो कहता है ना फिडअप नहीं है कि ये नहीं कि भाई आप इसको किस तरीके, इसका सबसे सिंपल तरीका है गद्यांश और पद्यांश को पढ़ो पहले ध्यान से। पढ़ने के बाद उसके जो शब्द है ना उनको अपने शब्दों में पिरो दो, यानी कुछ उसके जो वर्ड होंगे उन वर्डों को बदल कर चेंज कर कर अपने शब्दों में लिखकर, या आप तुम्हारे जो समझ में आ रहा है अपने दिमाग में जो बैठ रहा है उसके अनुसार उसको लिख दो। इसमें याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई बच्चा अगर रट्टा लगाएगा ना तो वो बेवकूफ़ है। इसका तरीका ये है, आप सीधा सीधा इसकी समरी देख लो। समरी मतलब सेंट्रल आइडिया देख लो, उसका मेन पॉइंट, मतलब जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, तो उसका मेन पॉइंट देख लो कि भाई ये क्या बात है कि इसमें राष्ट्र के स्वरूप में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल क्या बताना चाह रहे हैं। इतना तुम्हें आइडिया होगा तो अपने आप गद्यांश पता चल जाएगा कि हाँ लिखना कैसे है। एनी प्रॉब्लम? तो गद्यांश वाला पोर्शन ऐसा करना है और पद्यांश वाला पोर्शन भी इसी के बेस पर आधारित रहेगा। फिर उसके बाद में लेखक और कवि का जीवन परिचय दो के बता रहा हूँ मैं, दोनों में से आपको 100% एक के मिल जाएंगे, दो बता रहे हैं। और याद करने का तरीका भी बिल्कुल आसान भाषा में, जो बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लेखक और कवि दोनों के जीवन परिचय आ सकते हैं। इनमें देख लेंगे कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम में। तो लेखक में नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लेंगे हम। पहला वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। अभी इनके चैप्टर की बात चल रही थी ना, कौन सा था इनका चैप्टर जो लिखा है इन्होंने, राष्ट्र का स्वरूप इन्होंने तो लिखा है, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल है। और एक कर लेंगे इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद। तो इन दो में से एक आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये दोनों लेखक के हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम मिस्टर? ठीक है। कवि में देख लेंगे भाई, एक तो महादेवी वर्मा का और एक जयशंकर प्रसाद का। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, और दूसरा कर लेंगे भैया जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद।
भैया ये कवि है, एक महादेवी वर्मा, ये तो कवियत्री है, और एक जयश्री प्रभा, इनमें से मिल जाएगा। तो हम एक एक करके इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका है याद करने का, समझिए। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो देखो नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। कैसे लिखना होता है वो बता देता हूँ आपको तरीका, और कैसे याद करना होता है, पेपर में कैसे लिखना है ये भी बता रहा हूँ। वासुदेव शरण अग्रवाल, सबसे पहली चीज आता है जीवन परिचय, हेडिंग डल जाएगी। कौन सी भाई? जीवन परिचय। जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में देख लेंगे भाई सबसे पहले क्या है इसके इनका जन्म किस स्थान पर हुआ है। तो जन्म सबसे पहले जीवन परिचय से याद करके जन्म, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें जो याद करने का फॉर्मेट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जन्म हो गया, फिर इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हो रही है, इनके माता पिता का नाम क्या है, ठीक है ना, माता पिता, शिक्षा इनकी, ठीक है ना, और इनके कार्य थोड़े बहुत जो उन्होंने किए हैं, ठीक है ना, कहाँ पर कार्य वगैरह क्या करते थे, और फाइनली इनकी और साथ में जो है कि भाई इनकी मृत्यु वगैरह के कारण क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने साल एज है, ये सब चीज़ें। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म है वो सन 1904 में मेरठ में हुआ था, ठीक है ना, छोटे से गांव खेड़ा में हुआ था मेरठ के। तो जन्म हुआ 1904 में, ठीक है ना। जगह का नाम याद रखें, मेरठ खेड़ा, खेड़ा ग्राम यानी कि गांव, ठीक है ना। खेड़ा क्या है यहाँ पे? ग्राम है यानी कि गांव है। माता पिता जो है इनके लखनऊ में रहते थे और बचपन इनका लखनऊ में ही बीता। उसके बाद में हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की। तो ये शिक्षा में आ गया ना, हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की। किसकी? एमए की शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, की शिक्षा प्राप्त की। इतना याद आ जाएगा। हिंदू विश्वविद्यालय से कौन शिक्षा प्राप्त की भैया? एमए की शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, ठीक है ना। डीलिट भी फिर इन्होंने डीलिट भी की है, ठीक है ना। डीलिट यानी कि जो PhD लेवल की डिग्री होती है वो भी इन्होंने कर रखी है। उसके बाद में फिर इनके माता पिता, तो इनके माता पिता के बारे में अगर बताया जाए तो इनके पिता का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर, तो पिता के बारे में मत लिखे, ठीक है नहीं, जब जिक्र नहीं आ रहा है तो। और उसके बाद में जो है फिर पिता के बारे में कोई जिक्र नहीं है, माता का भी कोई जिक्र नहीं है, तो पिता माता वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बस यही इनके थोड़े बहुत इन्होंने किस भाषा का ज्ञान था, माता पिता की जगह भाषा का पोर्शन कर लीजिए। यह कार्य इन किस भाषा में कार्य किया उन्होंने, तो कार्य तो खुद पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, हिंदी के लेखक है तो कार्य भी किस उसमें करा होगा, हिंदी में, जाहिर सी बात है। तो हिंदी भाषा में कार्य किया इन्होंने, हिंदी को प्रगतिशील करने के लिए, प्रगतिशील करने के लिए कार्य किया, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कौन से साल में और कौन से साल में हुई थी? 1967, 1967 में, 1967 ईस्वी में इनके जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। और जब मृत्यु बताओ तो ऐसा बताना कि हिंदी का ये महान साहित्यकार 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। ये लिखने का एक तरीका होता है कि हिंदी का ये महान जो साहित्य में लिख रहा है वो साहित्यकार है, ठीक है नहीं, और जो रचना में लिख रहा है वो रचनाकार है, ठीक है ना। तो इनके बारे में लिख देना, हिंदी का ये साहित्यकार 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया या परमात्मा के पास चला गया। फिर उसके बाद में आता है इनकी रचनाएं, क्या आती है? अगले हेडिंग डाल देंगे रचनाएं। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, रचनाएं। तो रचनाएं इन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन से पोर्शन लिखे हैं वो देखना है। सबसे पहले इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, नंबर 1, ये एक एक दो याद कर लेंगे एग्जाम के लिए। कृतियाँ, इनकी कृतियाँ भैया कौन कौन सी है? तो कृतियाँ में पहली है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की कई सारी कृतियाँ हैं, प्रमुख संपादन किए इन्होंने। जैसे कि कृतियों में निबंध है, इनकी आलोचना भी है, संपादन भी है, कई सारी चीजें इन्होंने की है। तो एक निबंध याद कर लेंगे, एक इनका क्या याद कर लेंगे? निबंध, एक याद कर लेंगे ओनली। तो इन्होंने निबंध कई सारे लिखे हैं जिनमें पृथ्वीपुत्र इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पृथ्वीपुत्र, तो इनका निबंध इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने लिखा है। दूसरी भैया सेकंड चीज जो उन्होंने लिखी है निबंध के बाद में आलोचना लिखी है उन्होंने, पद्मावती की संजीवनी व्याख्या की है उन्होंने आलोचना में। दूसरा है आलोचना, और आलोचना की इसने इन्होंने पद्मावती की
ठीक है ना। पद्मावती की संजीवनी व्याख्या, संजीवनी व्याख्या। अब लास्ट वाला रचनाएं के बाद में लास्ट हेडिंग आता है साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय को कैसे करेंगे, कैसे समझना है। साहित्यिक परिचय बेसिकली जो है इनके तारीफ का पोर्शन है। आपको ये बताना है इन्होंने हिंदी के लिए क्या किया, हिंदी क्षेत्र में क्या किया। तो ऐसे करके लिखना है कि इन्होंने हिंदी भाषा को सरल और आसान बनाने के लिए अनेक योगदान प्रस्तुत किए, अनेक योगदान दिए, ठीक है नहीं। इनका हिंदी में जो है बहुत ही बोलबाला था, ये हिंदी के बहुत अच्छे क्या थे, लेखक थे, ठीक है नहीं। इनकी कई रचनाएं इस प्रकार है, फिर से लिख दो, जैसे निबंध, पृथ्वीपुत्र और आलोचना। ये समझ में आ गया। तो साहित्य मतलब एक तरीके साहित्यिक परिचय में आपको इनके बारे में बताना है कि भाई ये फला फला काम करते थे, इनका हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है, बड़ा ऊंचा स्थान है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें। एक हो गया वासुदेव अग्रवाल का हो गया। फिर उसके बाद में कौन थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग इन्हीं के ऊपर बना, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आप अपने आप से कर लेंगे, मैंने तरीका बता दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं थोड़ा सा बस वो दे देता हूँ, उसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनका जन्म वगैरह कब हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था, कोई बता सकता है जन्म इनका किस ईयर में हुआ। आचार्य 1907, 1907 में। कहाँ पर हुआ था, छपरा नामक गांव में। कहाँ पर हुआ था, छपरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। दुबे के छपरा नामक गांव में, बलिया जिले के दुबे का छपरा। तो बलिया जिला है, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में, या ग्राम में। तो यहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ। थोड़ा सा इनके बारे में ये भी याद कर लीजिए भाई, इन्होंने शिक्षा वगैरह कहाँ प्राप्त की। पिता का नाम भी अगर आ जाए तो वो भी लिख दीजिएगा। अनमोल द्विवेदी इनके पिता का नाम है, ठीक है ना। उन्होंने डीलिट की उपाधि प्रदान हुई इनको, अभी बताया था। पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह से मिला। पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया और 1979 ईस्वी में ये दुनिया को अलविदा कह गए, 19 मई 1979। तो इनकी मृत्यु भी याद रखिए भाई, कब मरे। तो मैं बाकी तो बना के भी लिख सकता हूँ, 1979। और कौन से दिन मरे थे, 19 मई के दिन थे, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो हिंदी का ये, ठीक है ना, प्रमुख साहित्यकार जो है स्वर्ग सिधारज्ञ, इस तरह करके लिखिए। और फिर उसके बाद में इनकी रचनाएं हो गई, और वो फिर लास्ट में मैंने बताया रखा भाई कि ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा। फिर उसका है क्या बोलते हैं, महादेवी वर्मा का है ना। अगला क्या है, महादेवी वर्मा। तो ये था ना महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होता है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इनका देखिए महादेवी वर्मा का जन्म वगैरह ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा का भैया जन्म हुआ था फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कन्यस्त परिवार में हुआ था 1907 में। तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में 1907 में, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तरीका वही होना चाहिए फॉर्मेट याद करने का, ठीक है ना। हल्का हल्का सा बताओ। पिता का नाम अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, आप याद रख लीजिए। इनके पिता का नाम वैसे गोविंद प्रसाद वर्मा था, ठीक है नहीं। शिक्षा इन्होंने कैसे प्राप्त की, इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है नहीं। और इन्हें फिर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला हुआ है, विद्या ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला है, बीए वगैरह सब सारी डिग्रियाँ कर रखी है इन्होंने। लिख लिया उनके बारे में, अच्छी अच्छी बात है, ठीक है। फिर इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1987 में। मृत्यु कब हुई इनकी, 1987 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल याद होनी ही चाहिए किसी भी उसके बारे में। फिर इन्होंने साहित्यिक रचनाएं क्या दी, अपनी रचनाएं क्या दी, सेवाएं क्या दी। सेवाओं में वही बताया मैंने आपको, इनका बढ़ चढ़ कर इनका क्या बताइए, स्थान बताइए कि भाई इनका ये स्थान रहा है। हिंदी में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। हिंदी हर लेखक ने, हर कवि ने हिंदी भाषा को सरल बनाने के लिए ही काम किया है, आसान बनाने के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई लेखक क्यों लिखेगा, ताकि वो भाषा जो है जन जन की भाषा हो जाए। जन जन की भाषा मतलब हर घर तक वो भाषा पहुंच जाए, हर आदमी वो भाषा को जान जाए, ठीक है ना। इंग्लिश आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसका कारण है कि उसके जो राइटर है उन्होंने उस लेवल का काम किया कि उसको आसान बना दिया, सरल बना दिया, इसलिए उसका प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में फैल गया है। इसीलिए हिंदी भी ऐसी भाषा हो ताकि वो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर जो है फैल सके, प्रसार कर सके, सभी लोग हिंदी में बात करें, ग्लोबल लैंग्वेज बन जाए।
आज तो अपने देश में ज़्यादा बोली जाती है, इंडिया के अंदर, फिर पूरी वर्ल्ड में ज़्यादा बोली जाए। उसके लिए जो ये लेखक और कवि लोग होते हैं, इसको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, कार्य करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है अगला है कहानी, और कहानी में एक ही कहानी याद करिएगा, पंचलाइट फिक्स आ जाएगी। कहानी है पंचलाइट, इसको याद कर लीजिएगा, पंचलाइट। इसके लेखक कौन है, कौन लिख रहे हैं कहानी को? फणीश्वर नाथ रेणु। उसे लिख रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु उसको लिख रहे हैं। तो ये ध्यान में जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा है। और अगर इसमें आपको देखना हो पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की लिखित है, इसमें लेखक कहना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है, दर्शाना क्या चाहता है, तो इसमें क्या दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। तो इसमें गांव के चरित्र चित्रण को दर्शाया गया है। किसको? गांव के चरित्र चित्रण को दर्शाया गया है। ये बात अगर तुमने याद कर ली ना, तो आपको पूरी कहानी याद हो गई। मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि गांव के लोग किस तरीके से अपना रहन सहन रखते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा उनका जो है सामाजिक सिस्टम है। हालांकि ये बहुत पुरानी है, पुराने उसका दिखा रहा है। आजकल आज का जो भारत है उसको शायद ही प्रदर्शित ना करता हो, यानी कि प्रासंगिकता इसकी आज कम हो गई होगी, इसका महत्व आज कम हो गया होगा। अब थोड़े ऐसा गाँव में होता है कि पंचलाइट जलाएंगे, सबके घर घर में लाइट है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो गांव में जो पंच होते हैं, पंच पैसे इकट्ठा करके एक खरीदते हैं लाइट, जिसको बोलते हैं पेट्रोमैक्स, पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। और उनपे नाम नहीं बोला जाता, इसलिए उसका नामकरण कर देते हैं और नाम रख देते हैं पंचलाइट। क्या नाम रख देते हैं? पंचलाइट, जिसके ऊपर कहानी का टाइटल लिया गया है। इसमें करेक्टर्स यानी कि चरित्र कौन कौन से, उनके नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चरित्र इसमें गोधन है, मुंदरी है, गुलरी है, मुंदरी है, गुलरी है, ठीक है ना। और इसमें पंच खुद है, पंच भी है। कौन भी है? पंच भी है। तो गोधन, मुंदरी, गुलरी और कौन है? पंच। ये से क्या होंगे भाई? चरित्र यानी कि से करेक्टर हो गए। तो शुरुआत होती है यहाँ पर गोधन से। गोधन क्या होता है कि मुंदरी को देखकर सलीमा का गाना गाता है, ठीक है ना। गांव के जो ये होता है ना, जहाँ कुआं होता है, पानी खींचते हैं, तो वहां पर खड़ा होकर जो वो गाना गाता है उसको देखकर मुंदरी को, तो ये बात जो है गांव के पंच को पता चलती है, पंच तक पहुंचती है। और पंच वाले उसको फैसला देते हैं कि हम इसका हुक्का पानी गिरा देते हैं। इसका? गोधन का, कि भाई ये तो गाने गा रहा है, इसे शर्म नहीं रही, ठीक है ना, तो इसलिए इसका हुक्का पानी गिरा देते हैं गोधन का। उसके बाद में फिर ये पंचलाइट खरीद लेते हैं। तो खरीदने के बाद में गांव में बहुत महोत्सव होता है, बहुत ही जो है ना खुशी का आलम होता है। आज किसी ने अपने घर में डिबिया भी नहीं जलाई, सबने डिबिया बंद करके कि आज तो बस इसकी पंचलाइट की लाइट ही देखें कि कैसी जलेगी, ठीक है ना। लेकिन जब शाम हुई और जलाने का वक्त आया, तो सवाल एक पैदा हो गया सबके दिल में कि भाई इसे जलाएगा कौन? जलाने तो किसी बात ही नहीं है। तो कुल मिला के वहाँ दूसरे गांव के लोग भी खड़े थे, उन्होंने उनकी बेइज्जती की, सभी ने बेइज्जती को सहा, सब ने साथ मिलके सहा। तो ये दिखाया एकता, भाईचारा को दिखाया उनके, ठीक है ना। और वहीं पर खड़ी थी मुंदरी, जो ये जानती थी कि गोधन ये लाइट जलाना जानता है, गोधन को पता है कि लाइट कैसे लेगी। मुंदरी ये बात पहुंचाती है गुलरी काकी तक, और गुलरी काकी पहुंचा देती है बात पंच तक कि गोधन को लाइट जलानी आती है। तो पंच फैसला करते हैं, सोचते हैं कि भाई बुलाए ना बुलाए, फिर आखिर में उसको बुलाने भेजते हैं, लेकिन वो आता नहीं। फिर फाइनली गुलरी काकी को ही जाना पड़ता है इसको मनाने के लिए गोधन को, और ये आ जाता है। आने के बाद गोधन जो है एकदम पूछता है कि स्प्रिट कहाँ है। ये सुनते फिर से सबके होश उड़ जाते हैं कि भाई अब तो जो है सोचे तम जल जाएगी, फिर लगे दोबारा बेइज्जती होगी। स्प्रिट पूछा, लेकिन ये अपनी चतुराई से इसको जला देता है कैसे भी करके, ठीक है नहीं। जलाने के बाद में जो है पंच खुश हो जाते हैं, और पंच इसे कहते हैं कि भाई आपने जो है बिरादरी की इज्जत रखी, आपने बिरादरी की और गांव की इज्जत रखी, आपके साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, जितना भी गा सकते हो। तो ये कहानी का प्लॉट है, इसको लिख देना, ठीक है नहीं। और हाँ, गुल्ली काकी गोधन को खाने पर बुलाती है, डिनर पे, ठीक है ना, वहाँ इसका एंड होता है कहानी का, ठीक है। उसके बाद में ये हो गई आपकी पंचलाइट कहानी पूरी की पूरी। कहानी के बाद में जो अगला पोर्शन हमारा है सिलेबस में, वो है रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर चरित्र चित्रण देखेंगे हम। तो उससे पहले एक ही कर लेंगे, रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर। तो वैसे तो सर्ग है इसमें बहुत सारे, सर्ग के अंदर ही आ जाएगा। पहला सर्ग है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, प्रथम सर्ग रश्मिरथी खंडकाव्य वाला क्वेश्चन है, रश्मिरथी खंडकाव्य। 5 नंबर का ये फिक्स दिखाई देगा आपको एग्जाम में, तो इसे ध्यान से समझिएगा। खंडकाव्य
तो इसमें नंबर 1 है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, शौर्य प्रदर्शन। तो कर्ण का शौर्य प्रदर्शन देखेंगे भाई, कर्ण अपनी जो है ताकत को कैसे दिखाता है। तो होता क्या है बेसिकली, अर्जुन अपना जो है अस्त्र शस्त्र की विद्या का शो ऑफ कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, ठीक है ना, मैदान में। इसके गुरु खुश होकर जब ये सबको हरा देता है, सारे जो है जितने भी कौरव होते हैं उनको हरा देता है, ये पांडव होता है अर्जुन। हराने के बाद दुर्योधन को भी हरा देता है। और फिर इसके गुरु जो होते हैं कौन होते हैं, परशुराम। परशुराम ने तो सिखाया इनको सबको। और द्रोणाचार्य इनके महागुरु हैं, जो इनके एक तरीके से इनको ये बताते हैं कि करना क्या है जीवन में। करना मतलब एक तरीके से सलाहकार समझ लीजिए। तो परशुराम भी है और द्रोणाचार्य भी, उसको भी गुरु मानते हैं द्रोणाचार्य जी जिन्हें अब एक वरदान था इच्छा मृत्यु का। द्रोणाचार्य जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी कि अपनी इच्छा से अपनी मौत चुन सकते थे, समय, मौत, तरीका सब चुन सकते थे। तो अर्जुन जो है, या द्रोणाचार्य जी समझ लीजिएगा, ये कहते हैं कि भाई अर्जुन जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी है, यानी कि इससे बड़ा संसार में पूरी दुनिया में कोई भी धनुधारी नहीं है, इससे बड़ा कोई सर्वश्रेष्ठ धनुधारी है ये। और ये बात कहते ही इतने में गुस्सा आ जाता है कर्ण को, जो कि पहले से ही अर्जुन से नफरत करता था। तो कर्ण कहता है कि आप अपने शब्द वापस लीजिए। द्रोणाचार्य कहता है आप अपने शब्द क्या लीजिए, वापस लीजिए, ये शब्द आप वापस लीजिए। अगर अर्जुन महान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी है, तो उसको मेरे साथ कंपटीशन में बैठाइए, देखिए कौन एग्जाम पास करेगा सबसे पहले। मतलब हमारे दोनों का जो है प्रतिद्वंदित करवाइए, हमारी लड़ाई करवाइए, जो जीतेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। लेकिन जब शुरू हो जाती है फाइट, होने के बाद में वो देखते हैं कि अर्जुन थोड़ा सा हल्का पड़ने लगता है जब कर्ण के सामने, तो द्रोणाचार्य समझ जाते हैं और वो तुरंत फाइट को रोक देते हैं। बीच में आगे रेफरी होते हैं ना, जो कहना रुक जाओ, यूँ तो पूछा ही नहीं तुम्हारी जाति क्या है, जाति बताओ। कर्ण से जाति पूछने लगते हैं। इसके द्वारा जाति बताई जाती है सूत पुत्र। क्या बताई जाती है, सूत पुत्र। सूत पुत्र बताने पे इसको कहते हैं कि भाई तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यहाँ तो सिर्फ राजा, महाराजा, ठीक है नहीं, किसी देश के राजकुमार, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तुम सूत्र पुत्र हो, तुम्हारे तो बड़े जो है रथ चलाते हैं, तुम कहाँ से जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें। तो इतने में जो है ये सारी घटना देख रहा होता है बैठा, कौन, कर्ण का दोस्त दुर्योधन ये सारी घटना देख रहा होता है। और वो समझ जाता है कि मैं तो इसको हरा नहीं पाऊंगा अर्जुन को कभी। अर्जुन को कौन हरा सकता है, कर्ण ही हरा सकता है। तो वो उठा के जो है दुर्योधन कर्ण को घोषित कर देता है, कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है, अंग देश का राजा घोषित करता है। वो कह देता है लो मैंने कर्ण को बना दिया अंग देश का राजा, अब लड़ो, अब करवाओ, अब ये बराबर हो गया है, अब ये राजा बन गया है। और एक श्लोक बोलता है, अब क्या बोलता है, एक श्लोक बोलता है, कहता है सर के ऊपर कणक छत, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत से ये जाति पूछने वाले। कि सर के ऊपर तो सोने की छत है, अंदर से काले के काले हैं, और शर्माते नहीं, शर्मा नहीं रहे ये जगत से, ये जाति पूछने वाले। ये जाति जो पूछ रहे हैं ना बार बार, जाति क्या है ये। तो अगर तुम्हारे पे मान लो वहां पर ही आ जाए कर्ण का चरित्र चित्रण, तब भी ये शौर्य प्रदर्शन वाला चल जाएगा। कर्ण के बारे में ही ये सारे यानी कि सर्ग भी जो है ना, ये सर्ग आ रहा है, ये प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, इनके अंदर कर्ण के बारे में भी बताया गया 2-3 सर्ग में। तो उसके बारे में आप लिख देंगे। द्वितीय सर्ग जो है आश्रमवास है, वो भी कर्ण के ऊपर ही है। इसका जो द्वितीय सर्ग है, द्वितीय सर्ग, बस ये नाम आपको याद रखने पड़ेगा। वो द्वितीय सर्ग, ये आश्रमवास, क्या है, आश्रमवास। द्वितीय सर्ग कौन सा है, आश्रमवास। आश्रमवास जो द्वितीय सर्ग है, उसमें दिखाया कि किसी तरीके से कर्ण जो है पहुंच जाता है सीखने के लिए, विद्या सीखने के लिए। अब वो होता है कि जो परशुराम जी है वो सिर्फ सिखाते हैं कि इनको राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को सिखाते हैं। तो ये झूठ बोल देता है, क्या बोल देता है, झूठ बोल देता है। और झूठ बोल के जो कह देता है कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, ऐसे बोल के एडमिशन ले लेता है। लेकिन एक दिन गुरु द्रोणाचार्य इसकी जंगा पर सर रख के सो रहे होते हैं, और सोने के बाद में जैसे उसकी जंगा में रक्त चूसक कीड़ा घुस जाता है, खून चूसने वाला, और खून के स्पर्श से जो है उसकी आंख, उनकी जो गुरु होते हैं उनकी आंख खुल जाती है परशुराम जी की। और खुलने के बाद वो देखते हैं कि भाई तू बोला क्यों नहीं, तूने बताया क्यों नहीं, और तूने इतना दर्द सहा, तो जरूर जो है बात में कुछ तो गड़बड़ है। और वो कहते हैं, फिर कहने लगा जो है बताओ सच सच कौन हो तुम। तो फिर वो सच बताता है कि जी मैं तो सूत पुत्र हूँ। और उसके बाद में जब वो बता देता है कि वो क्या है, सूत पुत्र हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है और उसे एक अभिशाप दे देते हैं कि सिखलाया है जो ज्ञान तुझे, है ये मेरा अभिशाप,
वक्त आने पर काम तेरे वो नहीं आएगा, या समय रहने पर काम तेरे वो नहीं आएगा। तो ये हो गया सर्ग। ये इसमें सर्ग याद कर लेना। इसके सबसे मेन है इसमें कर्ण के महादान की कथा। कौन सा है? कर्ण के महादान की कथा, जिसमें वो अपना कवच और कुंडल दान दे देता है। किसको? इंद्रदेव को। इंद्रदेव भी खुश होकर उससे अग्निहंत्र नामक यंत्र उसको एक दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं भाई, 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ने हैं आपको सिर्फ, ठीक है ना। आफ्टर दैट ये व्याकरण वाला पोर्शन है, इसमें पत्र कैसे लिखा जाता है ये समझना है। और रस छंद अलंकार, क्या है? रस छंद अलंकार, ये मेन है, इन्हें देखना है। कैसे देखेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले आते हैं रस। कौन सा है? रस। तो रस में क्या है ये देख लीजिएगा, रस वाला पोर्शन। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आएगा, दैट इज श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में लिखे हैं क्या भाई? जब किसी भाव, चलचित्र या किसी स्थिति में हमारे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए, किसकी? प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। किसी बातचीत, किसी व्यंग्य को देखकर, किसी चीज को देखकर, किसी चलचित्र को देखकर हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव, और वो भाव अगर प्रेम के हैं तो उस वहां पर उत्पन्न होगा कौन सा रस? श्रृंगार रस होगा। इसके 2 प्रकार होते हैं श्रृंगार रस के, संयोग और वियोग। कौन कौन से होते हैं? संयोग और वियोग। संयोग रस वो होता है जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है, और वियोग रस वो होता है जहाँ पर नायक नायिका का जो है ना विछड़न हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद में आता है इसके उदाहरण भाई, ठीक है ना, याद कर लेना, एक उदाहरण एग्जाम्पल याद कर लेना। वियोग रस का उदाहरण तो बहुत फेमस है। अंधी खोए भुजंग सी जननी, मन फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज मुझको बनाकर क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो एक वो कह रहे हैं कि भाई मेरी फनी वो मनी छीन ली जिससे मैं चुगती थी खाना वाना, और आपने जो है उसको छीन लिया, मुझे अंधी बना दिया, ये क्या न्याय है जगदीश। जगदीश मतलब ईश्वर से कह रही है। फिर वीर रस है इसमें, दूसरा कौन सा रस है? श्रृंगार के बाद में वीर रस। वीर रस समझेंगे भैया क्या है? वीर रस है जैसे कि मान लो जब किसी चलचित्र को देखकर, किसी बात को सुनकर, किसी चीज को नोटिस करके हमारे मन में उत्साह, भावना जागरूक हो जाती है और हमें वीरता का एहसास होता है, उस रस को हम वीर रस कहते हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप जब घोड़े पे बैठता था, चेतक उसका घोड़ा था, चढ़ चेतक तलवार उठा, चढ़ चेतक यानी कि चेतर पर चढ़कर तलवार उठाकर, तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, पानी पे चलता चला जाता था, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। और राणा प्रताप सर काट काट के अपनी जवानी को सफल किया है। तो इस बात को सुन के जो है आपके अंदर जो है गंगारे भावना पैदा हुई कि हाँ मैं भी ऐसा ही करूँगा, सर काट काट के जवानी को सफल करूँगा। ऐसा मत करना, वो दौर कुछ और था, अब कुछ और है, अब तो तुम जेल में चले जाओगे एकदम। अगला नेक्स्ट है अलंकार। मतलब वो तो उनका कंडीशन होती थी ना, वो जंग में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, सिचुएशन होती थी इस तरह की। अब भी कुछ चीज़ें सही है, मान लो अगर एक जंग हो रही है तो वहाँ पर सब चीज़ जायज़ है, कहते हैं ना इश्क और जंग में सब जायज़ है, तो वहाँ सब जायज़ हो जाता है। ये थोड़ी अब नॉर्मली जो है आप वीर रस प्राप्त करते फिरो तो फिर कभी वीर गति को प्राप्त हो जाओ वीर रस के चक्कर में, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगला है अलंकार। कौन सा है भाई? अलंकार वाला पोर्शन है इसमें। अलंकार में 2 अलंकार इंपॉर्टेंट है, एक श्लेष अलंकार, जैसे 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ अलंकार होता है और एक कौन सा होता है? शब्द अलंकार होता है। ठीक है, तो मैं शब्द अर्थ नहीं बता के डायरेक्ट बता रहा हूँ कौन सा एग्जाम में आपका आएगा। एक श्लेष अलंकार, एक अनुप्रास अलंकार, बस 2 याद रखिए, श्लेष और दूसरा कौन सा? अनुप्रास। श्लेष और कौन सा है? अनुप्रास। है 2 अलंकार आप याद कर लीजिए अपनी बुक में से, नोटबुक में से, जहाँ से भी देखो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। उसके बाद में इसमें छंद भी है, छंद में चौपाई और सोरठा, छंद में चौपाई और सोरठा, 2 छंद लिख लीजिएगा, सोरठा, ठीक है। छंद में ये आपको याद कर लेने, दोनों उदाहरण सही याद करने बहु। और जो एप्लीकेशन आपकी आएगी पत्र लेखन जो आएगा, पत्र लेखन, तो पत्र लेखन आता है ऋण प्राप्ति के लिए भारतीय स्टेट बैंक से जो है पत्र लेना है, पैसा लेना आपको। पत्र जो आएगा, मान लीजिए पत्र कितने मार्क्स आए? पत्र टोटल 6 मार्क्स है, तो ऋण प्राप्ति वाला पत्र लेना आपको। ऋण प्राप्ति, ऋण प्राप्ति यानी कि लोन चाहिए आपको भारतीय स्टेट बैंक से। किससे चाहिए? भारतीय स्टेट बैंक से, कोई सी बैंक से जा सकता है आपको, तो ठीक है। तो सबसे पहले सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, इस तरह लिखेंगे, सेवा में, शुरुआत ऐसी करेंगे,
प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक। और नीचे फिर उसकी शाखा का नाम लिख देंगे। शाखा क्या है भाई, कैराना वगैरह, जब आप जिस एरिया के उस शाखा का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं फिर विषय लिखेंगे, यहाँ पे शाखा का नाम लिख देंगे और फिर नीचे क्या लिखेंगे, विषय। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ऋण, तो ऋण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। विषय में क्या लिख देंगे, ऋण प्राप्ति हेतु, ऋण प्राप्ति हेतु यानी कि ऋण की प्राप्ति के लिए हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र, ठीक है। विषय लिख दिया आपने। फिर उसके बाद में यहाँ से शुरू करेंगे महोदय। कहाँ शुरू करेंगे, महोदय, आपसे निवेदन है कि फलाना ढिमकाना, मैं 12वीं पढ़ ली है, मैंने 12वीं पढ़ने के बाद 2.5 साल से बेरोजगार घूम रहा हूँ और मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ठीक है ना। इन पे मैं विचार करके जो है पैसा लगाकर जो है बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि भारत ने जो है कई सारी बेरोजगारों के लिए स्कीमें निकाल रखी है। उस स्कीम के तहत मुझे 25,000 रुपये का लोन देने के वो करें, कृपया करें। दे दिया, ठीक है नहीं। और फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पर अपने, अभी पूरा नहीं हुआ है पत्र, इतना पत्र लिख के आए बच्चे, जब भी 2 नंबर नहीं मिलते, बच्चे का 3 मिलेंगे। अब इस पत्र में फिर अपना इस तरीके से लिखेंगे, आवेदक का नाम, यानी कि जो उसको भर रहा, आवेदक का नाम, वही मतलब तुम्हारा नाम, पिता का नाम, एड्रेस, यानी कि पता, ठीक है ना। एड्रेस हो गया, पता हो गया आपका, ठीक है ना। ये सब चीजें लिख दिया आपने, जन्म तिथि, जाति, परिवार वगैरह सब लिख दो। अपने बारे में सारी जानकारी दे दो, अपनी जाति, अपना परिवार के बारे में सारी जानकारी दे दी। देने के बाद में नीचे अपने लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स। फिर क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, ना दिखाई दे रहा है भाई, फिर आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। नीचे एक आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको बस लिखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। ज्यादातर जन्म पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, और आधार कार्ड हो गया, और क्या हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड से तो मिलता है ज्यादा लोन। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ठीक है नहीं। और लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो, या फिर सबसे मेन होता है आपका पैन कार्ड। क्या होता है आजकल, पैन कार्ड लोन लेने के लिए, पैन कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से लिखना है, पूरे 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे और ये एग्जाम में कंफर्म आएगा। लिख लोगे भाई, अगर कोई से भी आगे कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत तो में है तो नहीं। फिर निबंध में देख लेंगे। तो निबंध में आपका जो है 9 नंबर का निबंध है। कितने नंबर का है, 9 नंबर का निबंध है। तो भाई निबंध 9 नंबर का है तो जाहिर सी बात है बड़ा सा बना के लिखना है इसको। 9 मार्क्स का निबंध आएगा आपका। पर्यावरण के ऊपर ज्यादातर आता है। पर्यावरण, सबसे पहली चीज के पर्यावरण क्या है उसको एक्सप्लेन करो। पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर जो भी है, हवा, जल, थल, भूमि, मिट्टी, पेड़ पौधे, चरिंदे परिंदे, दरिंदे, आप लोग, सब क्या है, पर्यावरण का ही हिस्सा है। सब किसका हिस्सा है, पर्यावरण का ही हिस्सा है। पर्या प्लस आवरण, यानी कि इस अर्थ को जो ढकता है। पर्या का मतलब अर्थ हो गया, आवरण मतलब उसको ढकने वाला। इस अर्थ को जो ढक रहा है वो क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण प्रदूषण की अगर बात आ रही है, चैप्टर 11 पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैल रहा है और प्रदूषण कितने प्रकार का होता है ये भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रदूषण के कारण बताइए कि भाई क्यों फैल रहा है प्रदूषण के कारण में आपको पता है सबसे मेन कारण है आज के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है। फैक्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्री बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, माइनिंग हो रही है चीज़ों की। इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, आप हिंदी में लिख देना, ठीक है। फैक्ट्री, माइनिंग, ठीक है ना। और गंदा पानी घरों से निकलने वाला गंदा पानी, ठीक है नहीं, घरों से निकलना है गंदा पानी। ये सब चीज़ें जाके जब पानी में मिलेगी तो क्या करेगी, पर्यावरण को नुकसान ही पहुँचाएगी। फिर उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है दुनिया भर का, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण के कारण आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। मानसिक स्थिति, ठीक है ना, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पढ़ना ऐसी जगह चाहिए बैठकर जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर क्या हो, शांति हुई। इसीलिए तो कहते हैं भाई सुख शांति की जगह पे पढ़ो, ताकि कुछ भी आवाज़ शोर शराबा ना रहा हो बिल्कुल भी, ठीक है ना, नो टेंशन। तो ध्वनि प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, ठीक है ना। और आजकल तो जो एक और प्रदूषण का रूप ले लिया है, कौन सा, वायु प्रदूषण। तो बता ही दिया मैंने, ध्वनि वायु इसमें आ जाएगा। चलो वायु प्रदूषण भी ले लो, मृदा प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण भी ले लो। ये सारे लिखने पड़ेंगे कैसे फैल रहे हैं। कारण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी तो है, ये इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव क्या है भाई, बता सकता है कोई। रेडियो एक्टिव प्रदूषण जैसे कि परमाणु बम वगैरह है, एटॉमिक बम, हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा, आज तक उसका असर दिखाई दे रहा है।
वर्ल्ड वॉर 2 में जब बम गिरा उसका असर आज तक दिखाई दे रहा है। तो वहाँ क्या हो गया, रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव रेज फैल गई वहाँ पर पूरे एरिया में, ठीक है ना। और उसके जो पार्टिकल है ना, रेडियो एक्टिव पार्टिकल, वो इंसान के अंदर आज भी जाके उसको नुकसान पहुँचाते हैं, उसके सिस्टम को वीक कर देते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को लो कर देते हैं बिल्कुल। तो इसलिए आज भी वहाँ बताते हैं कि थोड़ा बच्चे के अपंग पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं, ये सारी चीज़ दिखाई देती है। ये करने के बाद फिर इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे निवारण, इन चीज़ों को कैसे बचा जा सकता है। निवारण में सारी जिम्मेदारी अपने पे डाल दो और फिर सरकार पे डाल दो कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए अपने लेवल में। आप देख लो, अगर अपने घर में सफाई रखनी हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, बिखरी हो तो उन्हें सुधार देना चाहिए, कुछ भी गलत हो रहा हो उसे सही कर देना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो निवारण हो गया, ठीक है ना। वो जरूर लिखना है, कंक्लूजन करके बोलते हैं उसको। तो ये आपका 9 नंबर का हो जाएगा, एक ही आएगा यही बस, मतलब आएंगे तो बहुत सारे, लेकिन एक ये भी आपको कंफर्म एग्जाम में मिल जाएगा। या फिर आ जाए विज्ञान वरदान या विषाद या फिर प्रदूषण या पर्यावरण, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। ये कंप्लीट वीडियो है आपकी हिंदी की। तो जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा उसका पूरा का पूरा जो है इंशाल्लाह काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है चैनल को भी लाइक कर ले भाई, इसको सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर ले हमारी, और शेयर कर दें। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड के क्लास 12 के परेशान हैं बेचारे, वीडियो को देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा उनको। धन्यवाद।